अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा आज का ये डिस्कशन का कार्यक्रम रखा गया है और उस डिस्कशन में मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर दिया गया। इसके लिए मैं अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर्स के जो बोर्ड के ट्रस्टीज है उन सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और सबसे पहले डिस्कशन के पहले जो मुझे बताया गया कि मुझे कुछ बातें पहले करनी होगी, उसके बाद इसका डिस्कशन शुरू होगा। तो मैं सबसे पहले कुछ बातें अपनी सभी साथियों के सामने रखना चाहता हूं, सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आज की जो तारीख है 2020, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में पूरी तरह से ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है। हमारे जो महापुरुष थे, जो हमारे आंदोलन को लीड करते थे, अगर हम आधुनिक भारत के महानायक ज्योतिराव फुले का एग्जाम्पल ले ले तो 1848 से लेकर 1956 तक जो हमारे महापुरुषों के द्वारा आंदोलन चलाया गया, उसमें आधुनिक भारत में सबसे बड़े नायक ज्योतिराव फुले थे। वो सो कॉल्ड तथाकथित जो आजादी का आंदोलन था, उस आजादी के आंदोलन में वो शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनके मन में यह आशंका थी कि ये आंदोलन ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन है और इस वजह से वो उस तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज इस आंदोलन में लीड रोल में शामिल हुए और वो 1922 तक इस आंदोलन को लीड करते रहे। उनके पास बाल गंगाधर तिलक एक बार गए थे ये कहने के लिए कि आप बहुत लोकप्रिय राजा है, आप इस आजादी के आंदोलन में शामिल होइए। शाहू महाराज ने उनको ये कहा था कि आप ब्राह्मण लोग हमारे लोगों के साथ जो व्यवहार करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए अगर भविष्य में आप लोगों को आजादी मिल गई तो उस आजादी में आप लोग हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार करोगे, ये सोचकर मेरे शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। और इसलिए मैं आपके आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हूं। ज्योतिराव फुले भी के साथ साथ शाहू महाराज भी इस तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। और उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर को इस आजादी के आंदोलन में शामिल करने के लिए पंजाब के लाला लाजपत राय के द्वारा कोशिश की गई। वो अमेरिका में जाकर बाबा साहब आम्बेडकर को मिले और आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा, मगर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस समय उनको कहा कि मुझे जो फंड देने वाले महाराजा है सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने पढ़ने के ऊपर ध्यान लगाने के लिए स्कॉलरशिप दी है, इसलिए मैं किसी और काम में अपना समय नहीं दे सकता, मैं शर्तों से बंधा हुआ हूं। जब वो बाबा साहब आम्बेडकर भारत में वापस आए, वो दोबारा मिलने के लिए बॉम्बे गए, मगर बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहकर उनका साथ देने के लिए इनकार कर दिया कि ये जो आंदोलन है ये आंदोलन अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करने का आंदोलन है
मगर हमारी जो गुलामी है अंग्रेजों के आने के पहले से है। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे हम तब भी गुलाम थे, और जब अंग्रेज भारत में आए हम तब भी गुलाम हैं। यानी ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम थे, हम ब्राह्मणों के गुलाम थे। तो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजादी हासिल करना चाहते हैं और हम ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए उनके उद्देश्य में और हमारे उद्देश्य में बहुत अंतर है, इसलिए हम उनके आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। तो फूले शाहू अंबेडकर इन्होंने सो कॉल्ड तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। उसके बाद साउथ इंडिया में अगर हमने पेरियार का उदाहरण दिया तो ये भी एक प्रासंगिक उदाहरण होगा। पेरियार मद्रास प्रोविंस में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। मद्रास में एक ऐसा प्रसंग घटित हुआ, उस प्रसंग के अनुसार मद्रास गवर्नमेंट ने जो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए और उनके रहने के लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक व्यवस्था की गई थी कि जो ब्राह्मण स्टूडेंट थे उनको खाना पकाने के लिए अलग रसोइया रखा जाता था और जो नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए अलग रसोइया रखा जाता था। तो ये जब बात पेरियार ने देखी तो इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों को अगर ऐसा करना है तो वो अपने पैसे से अपने हॉस्टल्स बनाकर ऐसा कर सकते हैं, मगर सरकारी पैसे से ऐसा वो नहीं कर सकते। इसके विरोध में उन्होंने आंदोलन शुरू किया। तो गांधी जी ने पेरियार को कहा कि ये हमारा मुद्दा नहीं है आजादी के आंदोलन का। तो पेरियार ने कहा अगर ये मुद्दा आजादी के आंदोलन का नहीं है तो मैं भी आज से आपके कांग्रेस में नहीं हूं। और 1925 को पेरियार रामस्वामी ने इरोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस पार्टी का रिजिग्नेशन दिया और कहा कि गांधी जी इसी तरह से आजादी का आंदोलन करते रहे तो देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, देश में ब्राह्मणोक्रेसी आएगी। और सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजी में एक नया शब्द बनाया था, ब्राह्मणोक्रेसी, यानी ब्राह्मणशाही के लिए अंग्रेजी में उन्होंने ये शब्द कॉइन किया था, तैयार किया था। तो इस तरह से पेरियार रामस्वामी भी इस्तीफा देकर उन्होंने वहां अपना एक स्वतंत्र आंदोलन शुरू किया। तो मैं जो कहना चाहता हूं, हमारे महापुरुष इस बात के लिए सतर्क थे, विजिलेंट थे, और इस वजह से वो ब्राह्मणों के इस आजादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 को जब तथाकथित आजादी मिली और अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट करके चले गए। और जब वो नॉमिनेट करके चले गए और उसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू हुआ। जब भारत में 1950 को 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। उस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए गए। और ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जो 22.5% पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, और ये सारे नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे एससी और एसटी के, तो कांग्रेस और नेहरू को उनको समर्थन
मांगने की, पूछने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो उनके द्वारा नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे। तो उनका समर्थन मांगने के बजाय उन्होंने ये मानकर चले कि ये हमारे ही लोग हैं, और उनके समर्थन से भारत में उन्होंने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया। आज आप ये देखकर, ये सुनकर आप हैरान हो जाओगे कि आज भारत में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। पहली नेशनल लेवल की पार्टी नेशनल कांग्रेस, दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो श्रीपाद अमृत डांगे नाम के ब्राह्मण ने बनाई। फिर इससे तीसरी नेशनल पार्टी भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जो ईएमएस नंबूद्रीपाद नाम के ब्राह्मण ने बनाई। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई संघ के समर्थन से। और पांचवी नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी बंगाल की है, उन्होंने बनाई। ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है। और जो दो दूसरी पार्टियां हैं, एक काशीराम जी के द्वारा बनाई गई बहुजन समाज पार्टी, जिसको चुनाव आयोग ने नोटिस दे रखा है कि आपका वोट ऑफ परसेंटेज घट गया है, इसलिए आपका नेशनल स्टेटस रद्द क्यों न किया जाए। और दूसरी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी की, उनको भी उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि आपका भी वोट ऑफ परसेंटेज घट गया है, और आपका वोट ऑफ परसेंटेज घटने की वजह से क्यों न रद्द कर दिया जाए। मगर अभी तक उन्होंने उनका स्टेटस नेशनल लेवल का रद्द नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने ईवीएम मशीन के घोटाले पर चुनाव आयोग का समर्थन किया। इस वजह से अभी उन्होंने कुछ समय के लिए इसको रोक के रखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि वास्तव में 5 नेशनल लेवल की पार्टियां ब्राह्मणों की है, और उनका ही सारे देश भर में राज है। कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। काशीराम जी ने कहा था, एक नागनाथ है, एक सापनाथ है। नागनाथ जाता है तो सापनाथ आता है, सापनाथ जाता है तो नागनाथ आता है। इन नागनाथ और सापनाथ के पास हमारे लिए विष है, और इस वजह से इनके साथ जाने से हमारा केवल सत्यानाश हो सकता है। इसलिए हमें इससे सतर्क रहना चाहिए। और ये हो गया विधायिका पर उन्होंने जो कब्जा किया। लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा होता है दुनिया में, ये विधायिका का पहला पिलर है जिस पर उन्होंने कब्जा किया। अगर हम 2009 के आंकड़े देख ले तो 2009 में इन 5 नेशनल लेवल की पार्टियों का 375 सीटों पर आउट ऑफ 543 कब्जा है, यानी 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा। उसके बाद में जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस लोगों से बनती है। तो ऑल इंडिया में अब इनके पास 79.2% प्रथम श्रेणी के अधिकारी है, और सेकंड क्लास के अधिकारी 79.2% है, जो 15-20 साल सीनियर होने के बाद फिर वो प्रथम श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस तरह से कार्यपालिका पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आता है, उसमें 97% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा है। आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो भी ब्राह्मण है, नागपुर से आया हुआ है, और उसका दादा आरएसएस का सेंट्रल लेवल पर लीडर था। इसका मतलब है अब आरएसएस के लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर भी कब्जा किया हुआ है। ये बहुत भयंकर बात है, ये इससे सिद्ध होता है। तीसरी बात मैंने जुडिशियरी की आपको बताई। चौथा है मीडिया। भारत में 4 प्रकार का मीडिया है। एक मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, जिसमें सैटेलाइट चैनल चलते हैं, और वो लोग अपने विज्ञापन के आधार पर, जाहिरात के आधार पर इसको चलाते हैं, क्योंकि इसको बहुत बड़ा पैसा लगता है डेली। और इस वजह से
जाहिरात के बगैर, विज्ञापन के बगैर ये सैटेलाइट चालन नहीं चलाया जा सकता। इस तरह का तंत्र उन्होंने बना के रखा हुआ है। दूसरा मीडिया है प्रिंट मीडिया, जिसमें अखबार चलते हैं। ये अखबार के ऊपर भी उन्हीं लोगों का, ब्राह्मण बनिया का कब्जा है। बनिया उसके मालिक है और ब्राह्मण उसके संपादक और पत्रकार है। और इस तरह से ये ब्राह्मण बनिया प्रचार माध्यम भारत में बना हुआ है। तीसरा मीडिया है ट्रेडिशनल मीडिया, जिसमें मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एनियदर महाराज, बचा कुचा महाराज, जिसे लोग संत और साधु कहते हैं, वो लगातार ब्राह्मणवादियों की कथा कहानियां लोगों के दिमाग में डालते रहते हैं और ब्राह्मणवाद का गुलाम बनाने के काम में लगे रहते हैं। चौथा मीडिया है होकल मीडिया, जिसमें भाषा का उपयोग किया जाता है। देश में 7,500 जो बोलियां लोग बोलते हैं, मगर बोलियों को भारत सरकार ने जो ब्राह्मणों की है उन्होंने मान्यता नहीं दी है। केवल मात्र उन्होंने जो जिसकी स्क्रिप्ट है उसको मान्यता दी है, और जो स्क्रिप्ट वाली भाषा है हिंदी, उस पर उनका कब्जा है और उस पर वो कम्युनिकेशन करते रहते हैं और उनके माध्यम से वो अपना विचार और प्रचार करते रहते हैं। हमारे लोग जो बोली बोलते हैं उसको भारत में मान्यता नहीं है। तो इस तरह से ये चारों प्रकार का जो मीडिया है, वो मीडिया पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है। इस तरह से मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल उन्होंने भारत पर ब्राह्मण राज कायम करने के लिए किया है। ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में कल तक ये कहा जा सकता था, ये समझने के लिए कि मीडिया माफिया और मनी बिलास द वॉल्यूम हमारे लोगों ने ये बहुत बड़े पैमाने पर एक्सर्ट किया और उनके सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया। और इस वजह से आज उन्होंने ईवीएम का भारत में ब्राह्मणों का राज स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सेंट्रल पर उनको अपनी ताकत, अपना नियंत्रण प्रस्थापित करना संभव नहीं था। अगर हमको एग्जाम्पल देकर समझना होगा, भाजपा ईवीएम की मदद से सेंट्रल में पूरे बहुमत से काबिज हुई है, क्योंकि पहले 2004-2009 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। जब ये घोटाले के सबूत आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने पकड़े तो कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी के साथ समझौता किया और उनको 2014 और 2019 के लिए मदद करने का वादा किया कि आप घोटाला करो मगर हमारे घोटाले के बारे में चुप रहो। उसके पहले बीजेपी 182 सीटों से ज्यादा पूरी ताकत लगाकर, अटल बिहारी और अडवाणी दोनों ने मिलकर पूरी ताकत लगाई, फिर भी वो कभी भी 182 सीटों से ज्यादा सीटें जीतकर नहीं ला सके। जैसे ही ईवीएम का उनको मदद मिली तो 2014 के चुनाव में ईवीएम की मदद से बीजेपी ने 283 सीटें जीती, मगर वोट ऑफ परसेंटेज केवल 31% था और 31% के वोटों के आधार पर आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने 272 सीटें, सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं की थी। 282 सीटें, 83 सीटें जीतने का तो सवाल ही नहीं था, मगर ये घोटाला उन्होंने ईवीएम मशीन के द्वारा किया है, ऐसा इस उदाहरण के द्वारा कहा जा सकता है। तो इस तरह से कांग्रेस और बीजेपी ने अभी ईवीएम के घोटाले के द्वारा ये सारा का सारा खेल किया हुआ है और कब्जा किया हुआ है। अब हम लोग
जिस तरह से मनी माफिया और मीडिया इनकी मदद के बाद उन्होंने अभी ईवीएम का इस्तेमाल शुरू कर दिया और भारत का सारा मीडिया ईवीएम के घोटाले के बारे में चुप्पी लगा के बैठा हुआ है और जनता को इसके बारे में जागृत करने के लिए भारत का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, जिसको मैं ब्राह्मण बनिया मीडिया मानता हूं, क्योंकि बनिया इस मीडिया का मालिक है और ब्राह्मण उस मीडिया का संपादक, एडिटर और पत्रकार है। क्योंकि केवल पैसे के बल पर मीडिया नहीं चलाया जा सकता, पत्रकारों की जरूरत होती है, इंटेलिजेंस की जरूरत होती है और इसलिए ब्राह्मणों का जोड़ना बहुत जरूरी था। और इस तरह से ब्राह्मण और बनिया दोनों ने मिलकर ये मीडिया खड़ा किया है और इस मीडिया की वजह से एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है। वो संकट है ब्राह्मण राज। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% लोग ईमानदारी से अगर भारत में चुनाव करवाया जाए तो वो ग्राम पंचायत का भी चुनाव नहीं जीत सकते। ग्राम पंचायत में अगर 3.5% वोट, अगर ब्राह्मण पंचायत का प्रधानमंत्री बनाने का सवाल ही नहीं है। जो लोग ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बना सकते, उन्होंने देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया हुआ है। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। ब्राह्मणों ने उनके पार्टियों के द्वारा ये नॉमिनेट किया हुआ है। जैसे मनमोहन सिंह भी कांग्रेस नाम की ब्राह्मणों की पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री था। इस सच्चाई को समझने की जरूरत है और इस तरह से उन्होंने इसको कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे में बहुत बड़ा रोल मीडिया का रोल है। अब जो भारत में जो मीडिया है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्राह्मण बनिया ने कब्जा किया हुआ है और जो प्रिंट मीडिया है उस पर भी उनका कब्जा है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है उस पर भी उनका कब्जा है और जो वोकल मीडिया है जिसमें वो भाषा का उपयोग और प्रयोग करते हैं उसका भी कंट्रोल उनके ही नियंत्रण में है। और इस वजह से वो देश की राज्य सत्ता पर काबिज है और हमारी संख्या 85% होने के बावजूद भी वो लोग सफल नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मीडिया के संदर्भ में हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र में जन नहीं जनमत काम करता है। बैलेट बॉक्स में जन नहीं जनमत जाता है। तो इसलिए जन का जनमत बनाने का काम पहले करना पड़ता है, उसके बाद जो जनमत है वो जनमत बैलेट बॉक्स में जाता है। बैलेट बॉक्स में जनमत बनाए बगैर आप बैलेट बॉक्स में लोगों को आपके समर्थन में नहीं खड़ा कर सकते। हमारे देश में हमारी संख्या 85% है, हमारे जन 85% है, मगर हमारा जनमत 85% का नहीं है। उसकी वजह मीडिया हमारे पास नहीं है। मीडिया ना होने की वजह से हम लोग, हमारे लोगों का जनमत हमारे समर्थन में खड़ा करने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि वो लोगों ने, ब्राह्मण लोगों ने देश पर कब्जा करने के बाद उन्होंने मीडिया के लिए कानून बनाया और कानून बनाते वक्त ये ध्यान रखा कि जो विज्ञापन है वो विज्ञापन केवल उन लोगों का समर्थन करने वाला जो मीडिया है उनको ही मिलना चाहिए। कानून इस तरह से भी बनाया जा सकता था, फ्री एंड फेयर मीडिया खड़ा करने के लिए मीडिया को विज्ञापन देने वाली जो संस्थाएं हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, जो कारपोरेट सेक्टर है, जो ट्रेड और मार्केट चलाने वाले फोर्सेस है, उनके लिए कानून बनाया जा सकता था
कि फ्री फेयर मीडिया निर्माण करने के लिए ऐसा किया जा सकता था, तो उनको भी विज्ञापन दिया जाए, मगर ऐसा नहीं किया गया। इसलिए जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस है, जो लोगों को सूचना इंफॉर्मेशन देने के जो सोर्सेस है, उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है। और कब्जा करने की वजह से वो लोगों को केवल ओपिनियन देते हैं इंफॉर्मेशन के नाम पर। ओपिनियन एक अलग बात है, इंफॉर्मेशन एक अलग बात है। सफल लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फ्री एंड फेयर मीडिया। फ्री एंड फेयर मीडिया का होना बहुत जरूरी है। अगर फ्री एंड फेयर मीडिया नहीं होता है, निष्पक्ष मीडिया नहीं होता है, तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसलिए ये लोगों को इंफॉर्मेशन देने के बजाय वो इंफॉर्मेशन को दबा देते हैं और इंफॉर्मेशन के नाम पर लोगों को ओपिनियन देते हैं। ओपिनियन बनाने का अवसर जनता को नहीं दिया जाता। अगर लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाए और जनता को अपना ओपिनियन खुद बनने के लिए अवसर दिया जाए, तो जनता इंफॉर्मेशन के आधार पर अपना ओपिनियन बना सकते हैं। मगर भारत का जो मीडिया है वो इंफॉर्मेशन को देने के बजाय ओपिनियन को देते हैं। ओपिनियन की एक विशेष बात है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ओपिनियन फ्री एंड फेयर नहीं होता है। ओपिनियन में इंटेंशन शामिल होता है। जो ओपिनियन देता है उसका इंटेंशन उसमें शामिल होता है और वो सीक्रेटली होता है। और इस तरह से ओपिनियन में देने वाले लोगों का इंटेंशन जब शामिल होता है तो वो अपने इंटेंशन के हिसाब से ओपिनियन देता है और उसको इंफॉर्मेशन के तौर पर लोगों के सामने रखता है। आम आदमी, साधारण आदमी, जिनको राजनीति के बहुत सारे हथकंडे मालूम नहीं होते हैं, वो लोग ओपिनियन और इंफॉर्मेशन का जो मौलिक अंतर है वो मौलिक अंतर समझ नहीं पाते। सफल लोकतंत्र के लिए इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। मगर भारत में ब्राह्मण बनिया का कब्जा होने की वजह से इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो फ्री एंड फेयर नहीं है और इस वजह से वो लोग हमारी जनता है मगर जनता हमारी है, जनमत उनका है। जन हमारा है, जनमत उनका है। तो जन बैलेट बॉक्स में नहीं जाता है, जनमत बैलेट बॉक्स में जाता है। इसलिए अल्पसंख्य ब्राह्मण जिनकी संख्या 3.5% है और इसकी वजह से वो लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं, सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। हमारे पास मीडिया का अभाव है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसे सैटेलाइट मीडिया कहा जा सकता है, वो हमारे पास नहीं है, न हम चला सकते हैं। विज्ञापन के अभाव में हम उसको नहीं चला सकते। बहुत बड़े करोड़ों रुपया उसमें लगता है और डेली का करोड़ों खर्चा होता है। ये इतना आसान नहीं है चलाना। उसके साथ साथ जो प्रिंट मीडिया है, वो प्रिंट मीडिया भी बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन पर आश्रित है। भारत में जो कागज है उसको जानबूझकर भी महंगा कर दिया गया है ताकि बहुजन समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए वो कागज सस्ता नहीं होना चाहिए। अमेरिका में और दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री में कागज को सस्ता रखा गया है क्योंकि उसका संबंध जानकारी के फ्लो के साथ में है, उसका संबंध ज्ञान के साथ में है, इसलिए उसको सस्ता रखा गया है। मगर भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उसको रखा गया है महंगा। इस वजह से प्रिंट मीडिया महंगा हो जाता है और उसको चलाना और ज्यादा महंगा हो जाता है। इस वजह से हम लोग प्रिंट मीडिया भी नहीं चला पाते हैं। जो ट्रेडिशनल मीडिया है वो तो ब्राह्मणों के ही कब्जे में है। इसलिए अब हमारे पास अपनी जबान चलाने के अलावा और अपना विचार का प्रचार अपनी जबान के चलाने के आधार पर
प्रचार करने के आधार के अलावा कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। मगर खुशी की बात है कि अभी एक नया मीडिया, सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी के आधार पर ऐसा हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया अभी आया हुआ है। सोशल मीडिया ये रियल सेंस में ग्लोबल मीडिया है। सोशल मीडिया ये फ्री एंड फेयर मीडिया है, ऐसा कहा जा सकता है। सोशल मीडिया पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। सोशल मीडिया साधारण लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, उस मोबाइल का साधारण आदमी को थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसका उपयोग कर सकता है। यानी लोगों के नियंत्रण में मीडिया है, और यही वजह है शायद जिसकी वजह से उसको सोशल मीडिया कहा गया है, जो लोगों के नियंत्रण में है। मगर भारत में सोशल मीडिया का लोगों के पास अपना मैसेज पहुंचाने के लिए उपयोग करना चाहिए। लोगों के पास इतनी गहरी सूझबूझ और समझ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि मीडिया का पहला पर्पस, मीडिया का पहला मकसद टू कन्वे अवर मैसेज टू द पीपल। जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, जो संगठन हम लोग चला रहे हैं, वो संगठन जिस मकसद और विचारधारा के आधार पर चला रहे हैं, उस मकसद का और उस विचारधारा का जो संदेश है, वो विचार है, उसका संदेश है, वो जनता तक हमको पहुंचाने का काम करना चाहिए। ये पहला मकसद है, टू कन्वे अवर मैसेज टू द पीपल। मगर इस तरह की गहरी सूझबूझ, गहरी समझ हमारे लोगों के पास ना होने की वजह से वो सोशल मीडिया का फालतू कामों के लिए, खुजली करने के लिए उपयोग करता है, और इस वजह से बहुत बार लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होती है, उनको जेलों में डाल दिया जाता है कानून के आधार पर, क्योंकि उनके पास ज्यादा जानकारी नहीं होती है, जानकारी का फ्लो फ्री नहीं है, और खुद रिसर्च करके जानकारी निकालना मुश्किल काम है। इसके लिए जो हायर लेवल का एजुकेशन होना चाहिए वो नहीं है, हमारे पास जो प्रतिबद्धता, कमिटमेंट होना चाहिए वो नहीं है। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग है वो केवल अपने रोटी रोजी के काम पर ज्यादा ध्यान देता है और मूवमेंट के तरफ ज्यादा ध्यान देता हुआ दिख नहीं रहा है। ये संकट बाबा साहब आंबेडकर के सामने भी था। ये संकट काशीराम जी के भी समय था। काशीराम जी ने इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को एंटी सोशल एलिमेंट कहा था कि ये लोग अपने पढ़ाई लिखाई का, अपने एजुकेशन का समाज को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर ने आगरा में 18 मार्च 1956 को कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। मैं अपना तजुर्बा आपको बताता हूं। मैं जब फील्ड में प्रचार करने के लिए जाता हूं तो लोग सवाल पूछते हैं, मैं सारे सवालों का लोगों को जवाब देता हूं। जवाब देने के बाद ये पता नहीं चलता कि वो पढ़ा लिखा वर्ग जो है, जो सुनने वाला है, वो हमारा साथ देने वाला भी है या नहीं देने वाला। बल्कि 6 महीने के बाद जब दोबारा जाता हूं, वही सवाल दोबारा रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो पढ़ा लिखा वर्ग जो है, एक पहली बात तो वो वेल इन्फॉर्म नहीं है। दूसरा, मीडिया को हथियार के तौर पर किस तरीके से उपयोग और प्रयोग करना चाहिए अपने मकसद के लिए, ये समझदारी, ये जो बहुत बेहतरीन समझदारी होनी चाहिए, सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए जो बेहतरीन समझदारी होनी चाहिए, वो समझदारी हमारे लोगों के पास कम है। ये एक बड़ी समस्या है। मगर इस समस्या को ट्रेनिंग देकर दूर करवाया जा सकता है। इसलिए अब हम लोगों ने ये प्लान बनाया है, अभी लॉकडाउन हटते ही हम लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है,
अब तक 2-3 करोड़ लोगों तक हम लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर हमारा विचार पहुंचाया है। वैसे ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और ऐसा करने में क्योंकि हमारा जो संगठन है वो 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांवों में पहुंचा हुआ है। इतना बड़ा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी मकसद के लिए, किसी विचारधारा के लिए लेकर चलने वाला भारत में कोई भी कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस वजह से हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग करने में कामयाब हो रहे हैं, मगर आने वाले समय में हम सोशल मीडिया का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग जो सैटेलाइट मीडिया है उसका उपयोग नहीं कर सकते और प्रिंट मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो बहुत सीमित पैमाने पर, वीकली या फोर्टनाइटली या मंथली चला सकते हैं। डेली पेपर चलाया जाना जरूरी है, वो जो नहीं चला सकते हैं, विज्ञापन के बगैर ये नहीं चलाया जा सकता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया ही ये आज के तारीख में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, मगर उसका उपयोग और प्रयोग बहुत ज्यादा समझदारी से किया जाना चाहिए। अपने उद्देश्य और विचारधारा को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। ऐसी गहरी सूझबूझ जो होनी चाहिए वो अब हमारे लोगों के बीच में उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, मगर ये ट्रेनिंग के द्वारा इसे लाया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं सोशल मीडिया को ही हमारे लिए एक अच्छा मीडिया मानता हूं, क्योंकि ये फ्री मीडिया है। फ्री रिसोर्सेस के दृष्टि से भी और पैसे के दृष्टि से भी, और इस पर ब्राह्मण बनिया का कब्जा ना ही है, इस आधार पर भी फ्री है, और इसका हम खुद उपयोग कर सकते हैं, इसलिए उसको फेयर तरीके से चला सकते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से भी चला सकते हैं, क्योंकि मीडिया तो खुद ट्रांसपेरेंट होता ही है। तो इस तरह से इसका उपयोग हम बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले समय में कर सकते हैं। यही एकमात्र विकल्प अभी हमारे सामने है। अगर सोशल मीडिया को बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना है तो इसके लिए भी अगर हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इसमें रिसोर्सेज डालने का काम करें तो इसको नेशनल लेवल का बहुत बड़ा मीडिया खड़ा कर सकते हैं। आने वाले समय में हम लोगों ने यह निर्णय किया है कि 5 करोड़ लोगों का सब्सक्राइब वाला मीडिया, सोशल मीडिया हम खड़ा करें। इसके लिए लॉकडाउन समाप्त होते ही हम इस काम में जुट जाएंगे, और जब ये 5 करोड़ लोगों का सब्सक्राइब वाला मीडिया खड़ा हो जाएगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये भारत का सबसे बड़ा मीडिया, क्योंकि 5 करोड़ लोगों तक अगर हमारा सब्सक्रिप्शन रहेगा तो ये 50 करोड़ लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरी एक बात यह है, मीडिया को समझने के दृष्टि से एक मुद्दा तो यह है कि जो मैसेज टू द पीपल, कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, ये एक मकसद है मीडिया का। दूसरा मैसेज है अवेकन द स्लेव, जो गुलाम है उनको जगाने के लिए भी इसका उपयोग, इस मकसद को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। और तीसरा जो मकसद है, जज अवर सेल्फ, हमारा आंदोलन कहां तक पहुंचा उसको अगर जज करना है तो वो भी मीडिया के द्वारा जज किया जा सकता है। ये 3 बड़े मकसद है जिसको पूरा करने के लिए हमारे पास हमारा सोशल मीडिया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम आने वाले समय में 2024 तक ऐसा करने में, 5 करोड़ लोगों का मीडिया खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। यदि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा हो तो ये काम हम जल्दी भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इस मुद्दे पर मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, और इसके बाद इसकी चर्चा इस मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ाई जाए, ऐसा मैं आप सभी लोगों को, खासतौर पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर
और इनके द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया है और इसको देखने सुनने वाले जो लोग हैं वो उन सभी लोगों का मैं उन्होंने सुना, इसलिए मैं बहुत बड़ा धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Mishran Saab. That it was, I think you gave very detailed from political to social to revolutionary information. I will not call the opinions now, right? It's all information. Thank you very much. It's very powerful message for the communities, and especially they are all the NRIs who are sitting outside India. So we have a lot of questions. So we'll start with one question. So I think Takshak, you are already unmuted. So do you want to ask your question? Yeah. So my simple question is that सोशल मीडिया को गवर्नमेंट बैन कर सकता है, क्योंकि हमने देखा है जो भी उनके साथ नहीं जाता है, जो भी उनकी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए, वो उनको बैन कर देते हैं। तो जब हमारा सोशल मीडिया बन जाएगा और जब उनको पता चलेगा कि यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वो उनको बैन कर देंगे। उस टाइम हम कैसे एक्शन करेंगे? कांग्रेस के द्वारा सोशल मीडिया पर कुछ बैन लगाने का प्रयास किया गया था, लोगों में बहुत बड़ा असंतोष फैल गया था और इमीडिएट सरकार को वापस लेना पड़ा था। ज्यादातर हमारे लोग बीजेपी के विरोध में बातें करते हैं, मगर ये बैन लगाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और क्योंकि जो मिडिल क्लास है भारत में या दुनिया में, सोशल मीडिया में मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बहुत ज्यादा संख्या में इसका उपयोग करते हैं। और भारत में अभी ये देखा जा रहा है जो सैटेलाइट मीडिया है उनकी ये मजबूरी हो गई है कि उनको भी वहां आना पड़ रहा है, क्योंकि सैटेलाइट मीडिया लोग कम देख रहे हैं और सोशल मीडिया ज्यादा देख रहे हैं। तो सैटेलाइट मीडिया के लोग जो है उनको भी सोशल मीडिया में आना पड़ रहा है। प्रभाकर, Yeah, we can hear you, sir. आ रहा है आवाज? हाँ, आवाज आ रहा है सर। हाँ, तो ये इतना आसान नहीं है भारत में भी, और सोशल मीडिया बैन करना का प्रयास हो सकता है या और कोई तरीके वो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया चलाने वाले जो लोग हैं वो ज्यादातर अमेरिका में हैं और वो ऐसी कोई शर्तें, ऐसी कोई बातें मानने के लिए राजी नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों को जो सोशल मीडिया के द्वारा हम अपनी बातें कह रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अभी हमको ऐसा कोई संकट हमारे सामने नहीं आया है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रिटिकल बातें हम ही लोग करते हैं और हमारे लोगों के अंदर मैं सबसे ज्यादा क्रिटिकल बातें करता हूं, मगर ये खबरदारी लेता हूं कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर बात करूं। इसलिए उन लोगों को इसके विरोध में किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लेना संभव नहीं होता है। बहुत बार मेरे जो स्पीचेस होते हैं या मेरी जो बातें होती है, ब्राह्मण लोग केवल गाली गलौज करते हैं, उसको काउंटर करने के लिए उनके पास जानकारी होती है न उनके पास कोई तरीका होता है, मेरे सवालों का कोई जवाब वो दे नहीं पाते, तो वो गाली गलौज करते हैं। जब ब्राह्मण मुझे गाली गलौज देते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। खुशी इस बात की होती है जब वो गाली गलौज देते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम लोग जो कह रहे हैं वो सारे सबूतों के साथ दे रहे हैं, सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं, दलील के साथ बात कर रहे हैं। इसलिए उनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं होता है, और जब किसी बातों का कोई जवाब नहीं होता है तो उनको गाली गलौज करने के अलावा कुछ नहीं है। अगर बैन लगाने का उनके पास अधिकार होता तो फिर वो उनको गाली गलौज करने की जरूरत नहीं होती, वो बैन लगाने का तरीका अपनाते। अभी तक हम लोगों को इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। Takshak, do you have a follow-up question or you're good?
I'm good. Please go ahead. Thank you, Mr. Sab. We have another question from Siddharth. Siddharth, please go ahead. जय मूल निवासी मेश्राम साहब, मैं सिद्धार्थ वालीचरला। जय मूल निवासी साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि हम इस अटेंडीज के द्वारा और हम लोग जो अमेरिका या दूसरे कंट्रीज में है, अपने मूवमेंट जो चल रहा है, आंदोलन जो चल रहा है इंडिया में, उसके लिए हमसे क्या 2 या 3 स्पेसिफिक थिंग है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल ऑडियंस का एक्सेस है, क्या ऐसे 2 या 3 चीजें हैं जो हमें करनी है जिससे आंदोलन का पूरा सपोर्ट मिले और उनका मोरल बूस्ट हो, या ऐसा कुछ हम कर सके यहाँ पे? 2-3 बातें बताना चाहता हूं। नंबर 1, 1945 में बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, ऐसा एक किताब लिखा था। और उस किताब के प्रीफेस में उन्होंने लिखा था कि ये किताब मैं विदेशी लोगों के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि यूरोपियन लोग और अमेरिकन लोग कांग्रेस के आजादी का आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर ने उनको सवाल पूछा था कि कांग्रेस के लोगों को आपको पूछना चाहिए कि क्या आप देश के आजादी का आंदोलन चला रहे हो, देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन चला रहे हो? क्योंकि कांग्रेस कहती है फ्रीडम ऑफ द कंट्री, वो देश के आजादी का आंदोलन चला रहे हैं। तो आपको पूछना चाहिए कि क्या देश में रहने वाले लोगों के आजादी का भी आंदोलन चला रहे हो? मगर अमेरिका और यूरोप के लोगों ने ऐसा सवाल उनको नहीं पूछा। तो बाबा साहब आंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम का किताब लिखा, और उस किताब में उन्होंने उनको कहा कि आप लोग कांग्रेस के शैतानियों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। ये लोग भारत के लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं चला रहे हैं, ये केवल अंग्रेजों को भगाकर वो उस जगह पर ब्राह्मणों को लाना चाहते हैं। देश की जनता की आजादी का आंदोलन नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखकर उनका समर्थन करना चाहिए। ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल नाम की किताब में लिखा। वही बात मैं दोहराना चाहता हूं कि आज अमेरिका के लोगों को भारत की जो इंटरनल परिस्थिति है उसके बारे में चूंकि मीडिया किसी प्रकार की कोई जानकारी देता नहीं है, तो उनको जानकारी कहां से मिलेगी? जो विदेशी एम्बेसडर भारत में है वो केवल मीडिया को फॉलो करते हैं, उनके पास में क्या जानकारी है? भारत के अंदर जो समाज है उस संबंध में उनके पास क्या जानकारी है? वो जानकारी उनके पास नहीं है। तो आप विदेश में रहते हो तो जो विदेशी लोग आपके लिंक में और समर्थन में आते हैं, आपको उनको फ्रेंड्स बनाना चाहिए। और धीरे धीरे ओपिनियन मेकर्स जो है अमेरिका में, यूरोप में, उन लोगों को धीरे धीरे यहां की जो आंतरिक परिस्थिति है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना चाहिए। और ऐसा एक समर्थक वर्ग अमेरिका, यूरोप और दुनिया में, विदेशों में तैयार करना चाहिए जो हमारे देश में चलने वाले हमारे लोगों के आजादी के आंदोलन का समर्थन कर सके। क्योंकि 29 साल जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला को जब दुनिया वालों ने साथ सहयोग दिया, तब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और उनके लोग आजाद हो सके। तो इंटरनेशनल ओपिनियन किसी देश के लोगों के गुलामी को खत्म करने के लिए आज के तारीख में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए एक काम आप कर सकते हैं। दूसरी बात, जो लोग विदेशों में रहते हैं उनको वहां पर संगठन बनाना चाहिए और संगठन बनाकर संगठित होकर उनको हमारे आंदोलन का, देश में चलने वाले आंदोलन का संगठित समर्थन करना चाहिए। ये दूसरा काम वो कर सकते हैं। तीसरा काम,
जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, ऐसे लोग देशवासियों को जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में डोनेशन दे सकते हैं, पे बैक टू सोसाइटी फंड दे सकते हैं। पे बैक टू सोसाइटी फंड का मतलब है हमारे महापुरुषों के द्वारा जो आंदोलन देश में चलाया गया, उसका जिन लोगों को फायदा हुआ वो लोग विदेश में गए, उनके ऊपर हमारे महापुरुषों के आंदोलन का ऋण है। उस ऋण से मुक्त होने के लिए जब आप डोनेट करते हो तो उसको हमने नाम दिया पे बैक टू सोसाइटी फंड, पीछे रहे हुए लोगों को मदद करने का, ताकि वो आंदोलन के लिए उस रिसोर्सेज का उपयोग कर सके। तो इस तरह से ये तीन काम विदेश में जो हमारे लोग हैं वो कर सकते हैं। भारत का जो ब्राह्मण शासक वर्ग है वो विदेशों में इंटरनल बहुत ज्यादा सक्रिय है। भारत से जो विदेश में गए हुए ब्राह्मण लोग हैं वो वहां के रूलर लोगों का, वहां के शासक वर्ग के लोगों का और जनता का ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि इंडिया में सब कुछ ऑल इज वेल, ऐसा बताते रहते हैं। और जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, शूद्रत्व जो ओबीसी के ऊपर थोपा गया है और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया हुआ है, महिलाओं को दास बना के रखा हुआ है, आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया है, ये सारा का सारा संकट हजारों सालों से ब्राह्मणों के द्वारा पैदा किया हुआ है और वो आज भी वैसे के वैसे है। भारत में लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में मजदूरों के साथ जो हो रहा है ऐसा भारत में इसके पहले कभी भी नहीं देखा गया, इतना भयंकर हो रहा है। मगर दुनिया वालों को इसकी जानकारी मिल रही है नहीं मिल रही है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इतना भयंकर हो रहा है और लाखों, अब तक ऐसी जानकारी है कि 18,000 मजदूर मारे गए। कोरोना की वजह से नहीं मारे गए, लॉकडाउन की वजह से, भूख की वजह से, असुविधाओं की वजह से। उनको अपने गांव में जाना है, सरकार किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। विदेश से लोगों को भारत में फ्री ऑफ कास्ट लाया जा रहा है, मगर भारत के एक राज्य के मजदूर को अपने दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए रेल व्यवस्था नहीं चलाई जा रही है। सरकार केवल टीवी पर प्रोपेगेंडा कर रही है, मगर व्यवहार में वो अमल में नहीं ला रही है। मिस्टर साहब, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी मैंने अपना सवाल का जो जवाब दिया है वो जवाब समाप्त कर दिया। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पे, आपने जो पे बैक टू सोसाइटी बोला हुआ है कि हाउ द एनआरआईज कैन कंट्रीब्यूट। So there's a question from Ram Kumar, who is in Bay Area, California. Ram Kumar, please go ahead with your question. So मिश्राब साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुक्रिया। You presented very detailed and enlightening views in very simple words to all of us here. Thank you very much. Myself Ram Kumar, जैसे नरेश ने बताया, I'm from California and one of the board members in AIC. मेरा एक सवाल तो ये है कि when काशीराम जी started the movement and you were all together at that time, there was no hope कि अपनी भी पार्टी नेशनल लेवल पे जाके स्टेट को रूल कर सकती है, but he just took out this idea and he gave the slogan कि एक वोट और एक नोट चाहिए। एंड इंडिया की अभी पॉपुलेशन, मतलब एक हल्का सा हिसाब लगा के देखे, 135 करोड़ के आसपास है शायद। फॉरगेट अबाउट 85%, बिकॉज 85% में ज्यादातर जो भीड़ भड़ाका है वो प्राउड हिंदूज हैं, कुछ होने वाला नहीं, यू नो, फ्रेंकली दैट्स व्हाट वी फील। यदि उनमें से 1% लोग भी हर महीना एक एक रुपया भी दे दें, 1.35 करोड़ हर महीने उस एक एक रुपया से 1% से आ सकता है। एंड एवरीबडी नोज कि मीडिया सबसे बड़ी महामारी है। कोरोना तो आया चला जाएगा, लेकिन मीडिया ने जिस तरह से डम दिमाग लोगों को पैदा कर दिया है ना, वो बीमारी नहीं जाने वाली। आई मीन इस तरह का कुछ मूवमेंट होना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, कि खाली एक वोट की अब बात नहीं रही। आपको पता है उससे डेंजरस जो वेपन हमारे सामने है मीडिया है, और एडवर्टाइजमेंट के आधार पे हम उससे जीत नहीं सकते, बिकॉज दैट इज द मॉडल, दैट इज द रियलिटी वी आर लिविंग देयर। हर कोई डोनेशन पे उसको चला नहीं सकता, बिकॉज वेरी फ्यू पीपल इट बिकम। हमारे में इतने टाटा बिरला तो है नहीं लोग,
लेकिन यदि एक एक रुपया टाइप जो है ना, 1 वोट और 1 नोट जस्ट फॉर द मीडिया, इट बिकम्स वेरी बिग, यू नो, किसी की कोई जरूरत नहीं है। और भले से सोशल मीडिया भी चले, बिकॉज सोशल मीडिया पे भी, यू नो, वी नीड द कंटेंट्स। और दूसरा ये है, मतलब से सजेशन बेसिकली, आज की डेट में सोशल मीडिया पे इतने इन्वॉल्व हैं लोग कि दे गेट सो मेनी मैसेजेस, सो मनी, और यदि आप 5 मिनट का भी कोई मैसेज देते हैं ना उस पे, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, पीपल इग्नोर इट। सुबह सुबह लोगों को जो है ना गुड मॉर्निंग और मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, तो व्हाई नॉट लाइक 30 सेकंड 1 मिनट टाइप के ब्लास्ट करते रहे सोशल मीडिया पर मैसेज, यू नो, एवरी डे बेस्ड ऑन द सिचुएशन, कुछ सेकंड के 30 सेकंड, जो सोशल मीडिया इट विल बिकम मोर इफेक्टिव। क्योंकि यदि एक, मतलब कितना भी इंपॉर्टेंट कोई भी मैसेज हो और वो 10 मिनट का पहले दिखा रहे हैं ना, तो आई गारंटी वेरी फ्यू पीपल विल डेयर टू वॉच द एंटायर थिंग, इवन इफ वेरी वेरी यूजफुल। So we have to be more tactical like that, because we know that is the situation. So I mean that may be question or the suggestion also, sir. So I'm done with my. राम कुमार जी, कैलिफोर्निया से आप बोल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं जब अमेरिका में आया था तो कैलिफोर्निया में भी मैं आया था, और इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि कैलिफोर्निया से आप सवाल पूछ रहे हैं। 2-3 बातें जो आप लोगों ने, आपके द्वारा उठाई गई हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं। पिछले साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2019 तक हमने 21 करोड़ रुपया इकट्ठा किया ऑल इंडिया में, और इतना रिसोर्सेज इकट्ठा करने वाला भारत में हमारे अलावा कोई संगठन नहीं, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने अपने जीवन के 43 ईयर 19 साल की उम्र से मैंने ये काम शुरू किया, तो 43 ईयर लगाया, तो 31 स्टेट में और 542 डिस्ट्रिक्ट्स में, 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में, और 1.5 लाख गांव में हमारा ये नेटवर्क फैला हुआ है। जो आपने 1 रुपए की बात की, तो आने वाले समय में हम लोग इसको भी बहुत बड़े पैमाने पर करेंगे। 1 रुपए से नहीं, हमारे पास इससे कई ज्यादा देने वाले लोगों को हमने तैयार कर दिया है। जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और लोगों का यकीन जैसे जैसे मजबूत होगा, वैसे वैसे रिसोर्सेस लोग देते रहेंगे, और हमारा पूरा यकीन है कि 2024 तक जब हम लोग 5 करोड़ लोगों को सब्सक्राइब कर लेंगे सोशल मीडिया में, और 50 करोड़ लोगों तक हमारा मैसेज जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है पढ़े लिखे लोग और सेमी पढ़े लिखे लोग, इसके अलावा जो लार्ज स्केल जो मेजॉरिटी है SC ST OBC की, उन लोगों को, जो मासेस है, उन लोगों को जगाने की जरूरत है, उनको आंदोलन के साथ जोड़ने की जरूरत है। आंदोलन को केवल आंदोलन नहीं, जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। जब हम जन आंदोलन बनाने में कामयाब होना चाहते हैं तो मासेस को जोड़ना जरूरी होगा। केवल पढ़े लिखे लोगों को जोड़ने से हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते, मगर बगैर पढ़े लिखे लोगों को जोड़ने के बगैर भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से लीडरशिप आएगी, पढ़े लिखे लोगों से कैडरशिप आएगी, पढ़े लिखे लोगों से प्रचारक आएंगे, पढ़े लिखे लोगों से लोगों को मोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे। तो पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मगर जन आंदोलन जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक हम सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो जो आप कह रहे हैं साधारण लोगों को जोड़ने की, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोगों का साथ सहयोग रहा तो हो सकता है हम ये काम जल्दी कर सके। धन्यवाद। Thank you, sir. You are capable of that, sir. And I have different questions actually. आपके जानकारी के लेके, जैसे यूएस में अभी most of the cables are cut, so everything is now subscriptions. लोग just Netflix हो गया, या they just follow people like you. They think, okay, this guy is
giving a right information, not giving the opinions. So the aapka media or whatever, like the messages you have given, those are already reached to the villages. So I was in India 2 years back, and they were speaking your language exactly. Not only our community, even the OBC people. So I was very happy to see that your message have reached to everyone. So that's what I'm saying. If the Vaman Meshram starts a media, we will cut all the cables and then subscribe and just watch all the things there, and then nobody will go to WhatsApp and other places. So that's just kind of a suggestion. You already have the reach. You have the followers. Too many million followers you have. It just needs the. नहीं, अभी तक हमारा 2.25 करोड़ लोगों तक रीच पहुंचा है. Thank you very much, 2 sir. करोड़ 75 लाख. अभी आप लोगों ने, दिलीप मंडल ने ये डाटा, अमेरिका में वो आए थे तो उन्होंने आपको बताया होगा. दिलीप मंडल को शायद आप जानते होंगे. वो काफी बड़े पावरफुल मोटिवेटर और सोशल मीडिया नेटवर्क को चलाने वाले व्यक्ति हैं. काफी हाईली एजुकेटेड है, दिल्ली में रहते हैं. हाँ, क्योंकि मैंने जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो ईवीएम के विरोध में भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चलाई थी, तो ऐसा कार्यक्रम भारत के इतिहास में कभी नहीं चलाया गया किसी अम्बेडकराइट आंदोलन में. अभी केरला और तमिलनाडु 2 स्टेट रह गए हैं. अगर कोरोना वायरस नहीं आया होता तो 6 मई को मेरा कन्याकुमारी तक पहुंचने का कार्यक्रम पूरा हो गया होता. तो अब मैं केरला और तमिलनाडु को लॉकडाउन समाप्त होने के बाद पूरा करूंगा, और उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन मैं भारत में भी और शुरू करने के ये दिशा में आगे बढ़ रहा हूं. Thank you, sir. We have one more question from Nilesh. So, Nilesh, do you want to unmute? जय भीम सर. काफी अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण. मेरा नाम नीलेश पाटिल है. मैं अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का मेंबर हूँ. तो सोशल मीडिया से रिलेटेड मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया था कि काफी अब्रॉड के जो अपने बहुजन लोग हैं उनको कनेक्ट किया जाए. काफी मुश्किलें आई, फिर बंद करना पड़ा मुझे. तो मेरा सवाल यह है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 5 करोड़ जनता आपका सोशल मीडिया सब्सक्राइब करेंगी और फॉलो करेंगी? हमारे पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है. वो ऑब्जेक्टिव है इस देश में जो गैर बराबरी के ऊपर खड़ी की हुई व्यवस्था को बदलने का, और ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने का. हमारे पास बहुत बड़ा मैसेज है, और ये मैसेज ऐसा है, इसको ज्यादातर लोग अगर सुन लेंगे तो वो हमारी बात को मानेंगे. हमारी समस्या ये है कि ज्यादा लोगों तक हमारी पहुंच नहीं हो रही है. मेरा अनुभव है, अगर कोई भी आदमी मेरी बात पहली बार सुन लेता है तो फिर वो जिंदगी में दोबारा दूसरों की बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं होता. मेरा इतना यकीन और विश्वास है, और हम अपने उद्देश्य और विचारधारा के प्रति इतने प्रतिबद्ध है, कमिटेड है. तो उसके आधार पर ये बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि अभी 2.25 करोड़ लोगों तक हमारा रीच हो गया है. मेरा नेटवर्क ऑल इंडिया में फैला हुआ है. अभी नेटवर्क को मैं एक्शन में कन्वर्ट करूंगा 5 करोड़ लोगों को सदस्य बनाने के लिए. तो 6 लाख गांवों में अगर एक गांव में एक सदस्य बना दिया जाए तो 6 करोड़ हो जाएंगे. तो हमारी योजना के अनुसार हम लोग 15 करोड़ लोगों को सदस्य बनाना चाहते हैं, मगर 15 करोड़ तो ये अल्टीमेट गोल हो गया. उसका 1/3 हिस्सा हम लोग कवर करना चाहते हैं. प्रैक्टिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं. अभी 2020 चल रहा है. ये 5 करोड़ का आंकड़ा मैं 2024 का बोल रहा हूं. 2024 तक हम कवर करना चाहते हैं. इमीडिएट 2-4 महीने में कवर करने की बात नहीं कर रहा हूं. ये काम हम करेंगे तो इसके लिए 2024 तक, दिसंबर तक समय लगेगा, ऐसा मैं कह रहा हूं. तब जाकर ये काम हम कर सकते हैं, ऐसी मेरी मान्यता है. इसके आधार पर मैं कह रहा हूं
और हमारा यकीन है, विश्वास है, हम लोग घर में बैठे तो रहते नहीं, तो लॉकडाउन की वजह से मैं घर में बैठा हुआ हूं, और घर में बैठने के बाद भी डेली मेरा सवाल जवाब का सत्र चल रहा है। मैं घर में हूं, सारे देश के लोग मुझे सवाल पूछते हैं और मैं सवालों का जवाब देता हूं। मैं घर में बैठा हुआ हूं, फिर भी घर में बैठा हुआ नहीं हूं, लोगों के साथ कनेक्ट हूं। तो इसलिए मेरा यकीन है, विश्वास है। और लोग हमको पिछले साल 21 करोड़ रुपया दिया, तो ऐसा तो किसी आंदोलन को किसी ने नहीं दिया, और ना भारत में कोई इतना रिसोर्सेज जनरेट करने वाला संगठन है ना वो कर सकते हैं, कोई हमारे अलावा है ही नहीं कोई संगठन। Thank you, Bishop sir. But I धन्यवाद। think we don't have any more questions. Sir, आपको कोई questions है हमारे लिए, NRIs के लिए? I know people are very relaxing mode here. So. मेरे लिए क्वेश्चन के बजाय मेरे लिए एक सजेशन है आप लोगों को। Okay. कि अमेरिका के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो हम लोगों को सजेशन देने के बजाय, ये इतना बड़ा 31 राज्यों में 542 जिलों में 3,500 तहसीलों में 22,000 ब्लॉक में 1.5 लाख गांव में हमने इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा किया 43 ईयर लगाकर। तो हमारे पास जानकारी होगी, ज्ञान होगा, विचारधारा होगी, अनुभव होगा, इतना सारा हमारे पास होगा, तभी तो हम लोग करने में कामयाब हुए। तो इसलिए आप लोगों के द्वारा हम लोगों को केवल सजेशन देने के बजाय सजेशन के साथ साथ सहयोग भी दिया जाए, ऐसा मैं मानता हूं। तो साथ सहयोग देने के लिए आप लोग क्या करने वाले हो ये कार्यक्रम के बाद, या कार्यक्रम करके स्वस्थ बैठने वाले हो, चुप बैठने वाले हो, इसके बारे में भी मेरा सवाल है। Okay, so I think that's the right question, sir. I'll ask Takshak to elaborate what we are trying to do as part of the Ambedkar International Center. ओके, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ। Okay. Takshak. So मैंने ये कार्यक्रम में समय देने के पहले भी यही कहा था Okay. कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, केवल चर्चा करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बात सही है Same thing to us also, sir. राइट। सो बात सही है, चर्चा करने में एआईसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। इसीलिए पिछले 6 महीने में लगातार बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है कि हम एक्शनेबल आइटम क्या कर सकते हैं। तो इसके तहत हमने ये सोचा, मीडिया इज अ पिलर फॉर आवर डेमोक्रेसी, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू फ्रॉम हियर। तो इसीलिए एआईसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने ये तय कर लिया है कि जितने भी मीडिया चैनल्स हमारे हैं उनको आर्थिक मदद, कंटेंट जनरेशन मदद या और टेक्निकल मदद चाहिए, वो सारी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। तो आज हम सिर्फ डिस्कशन तो नहीं कर रहे बट अंडरस्टैंड कर रहे, जैसे आपने जितने भी पर्सपेक्टिव बताए हैं, सोशल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव और मीडिया पर्सपेक्टिव, वो हमने अभी अंडरस्टैंड किया है। आफ्टर दिस मीटिंग we are going to have our board meeting with other few members, those who are interested in and starting and helping back in India, और उसके बाद में हम आपके पास फिर से वापस आके बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अंबेडकर सेंटर के लोगों को मैं जानता हूं, वो गंभीर किस्म के लोग हैं। चौधरी साहब का देहांत हो गया, नहीं तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा लिंक था, बहुत सीनियर मोस्ट सपोर्टर थे आपके अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के, न्यू जर्सी में रहते थे, याद होगा आप लोगों को। यस सर। तो वो इंडिया में आए थे और ठंडी के दिन में एकाएक उनका मृत्यु होने जैसा मामला नहीं था, मैं बहुत दुखी हो गया था उस वजह से। यस सर। तो आप लोग अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मैं 2-3 बार भी आया हूँ, और आगे जब भी मैं अमेरिका आऊंगा अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के लोगों के साथ मैं अपना लिंक और संपर्क बनाए रखूंगा। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, Takshak, and thank you, Ms. Ram, sir. I think we are done with the questions. So I will ask Anil to just do the vote of thanks because he put a lot of efforts connect you with us. So, जय भीम मामन मिश्राम जी, दिस इज अनिल वागदे। मैंने आपसे बात की थी और आप कार्यक्रम में आने के पहले आपका यही सवाल था। वागदे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यही सवाल था कि आपका यही सवाल था कि सिर्फ बातें ही होंगी या कुछ होगा।
हाँ बराबर और सही। जब हमने आपको बोला कि हम एक्शनेबल कुछ करना चाहते हैं, तभी आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए, सहभागी होने सहमति के दी। लिए आपने सहमति दी। इसका मैं बहुत आभारी हूँ। सर, आपका जो ये प्रयास है कि अपना सोशल मीडिया बने और 2024 तक 5 करोड़ लोग इसके साथ जुड़े, और हर आदमी जो इसके साथ में जुड़े, वो 5 लोगों की अगर फैमिली है तो करीबन 25 करोड़ लोगों तक के हम पहुंच सकते हैं। यह जो आपने निर्णय किया है, इसके लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा साहसपूर्ण कदम है। और हमारा जितना भी कुछ भी सहयोग इसमें अगर हो सकता है, वो हम पूर्णतः करेंगे। आपने जिस तरह से समझाया कि जो चारों पिलर्स जो हैं डेमोक्रेसी के, वो चारों पिलर्स आज ब्राह्मणों ने लेके रखे हैं, इनके ऊपर बड़ा कब्जा किया हुआ है, कंट्रोल किया है उन्होंने कंट्रोल पूरा। किया है, कब्जा किया है। और हमारा यह प्रयास है, क्योंकि हम यहाँ ज्यादा संख्या में तो है नहीं, लेकिन जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, सभी लोगों का यही प्रयास है कि कुछ एक्शनेबल कुछ हो। आपने जैसे बोला कि पे बैक टू सोसाइटी, तो उसके लिए हम निरंतर कार्यरत रहेंगे और कुछ जरूर आपके साथ, आपके सहयोग के साथ कुछ करेंगे, जरूर करेंगे। जैसे आप बोल रहे थे कि आप अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के साथ में पहले भी जुड़े रहे हैं, आप यहाँ आगे भी अंबेडकर जुड़े इंटरनेशनल सेंटर रहेंगे, के आगे भी जुड़े रहेंगे। आगे भी जुड़े रहेंगे। आपने मैंने जो चौधरी साहब के माध्यम से 25 लाख रुपए देने का अंबेडकर सेंटर डेवलप करने के लिए, मैं अभी भी उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। अंबेडकर सेंटर डेवलप होना चाहिए, और भारत से जो भी लोग वहां आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, तो इनिशियल स्टेज में उसमें उनको रहने की मदद होगी, या जो भी भारतीय आदमी आता हो इनिशियल स्टेज में वहां रहने की मदद हो जाएगी। इसके लिए मैंने 25 लाख रुपए देने का वादा किया था। वो वादा पूरा करने के लिए अभी भी मैं प्रतिबद्ध हूँ। चौधरी साहब का देहांत होने की वजह से इसमें कुछ रुकावटें आई है। बहुत 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 आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपको यही आपसे यही उम्मीद थी कि आप अपना वादा जरूर पूरा करेंगे, और हमारा भी यही प्रयास रहेगा कि अमेरिका में बाबा साहब का कोई प्रतिष्ठान हो, कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पे स्टूडेंट्स आ सके, यहाँ पर लोग पढ़ाई कर सके, बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार यहाँ पर कर सके। यही, और इसमें जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वह कीजिए।